गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने कई टाइप्स के सेंटेंस बनाने सीखे। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टुडे वी शैल रीड न्यू टॉपिक वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यू नो, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 10th क्लास में भी कि एक्टिव के एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं उसको पैसिव में चेंज करने होते हैं। कंटिन्यू हमें 11th क्लास में भी हमारा एक टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पता है, जब भी एक्टिव से हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अंडरस्टूड? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक ध्यान रखना, हमेशा एक्टिव से हम पैसिव में सेंटेंस चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, जो वॉइस जो होता है वो टेंस पे निर्भर करता है बेटा, टेंस पे डिपेंड्स होते हैं। जो वॉइस जो होते हैं वो टेंस पे निर्भर होते हैं। सेकेंड थिंग, डिपेंड्स होते हैं। सेकेंड थिंग, हम टेंस की बात करें तो हमें पता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू वॉइस, जैसा कि मैंने बताया कि वॉइस टेंस पे डिपेंड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ये कहता है कि वॉइस में, जैसा को पता है 12 वॉइस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, उसमें 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाते हैं सेंटेंसेस। वो टेंस कौन कौन से हैं? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस होते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? ये तो रही वॉइस की बात। अब कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं देखते हैं। देखिए, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस? वैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस किस तरह से आते हैं, वो पैसिव में किस तरह चेंजेस करने होते हैं। आपको पता है जैसे एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें, ठीक है, आई टीच यू। अब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो एक्टिव में आई सब्जेक्ट होगा, जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? बाय मी। उसी तरह से वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, राम का कोई नेम होता है तो बाय नेम होता है, और दे का बाय देम। अंडरस्टूड? अब हम समझते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए आप, फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमें ए वी को पी वी में चेंज करना है। फर्स्ट हमें सेंटेंस में लिखना होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाय प्लस सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हुआ नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस किससे बनते हैं? फर्स्ट में आता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब कभी मान लीजिए WHS में हु वाले जो सेंटेंस आते हैं, किसके? इसका PV कैसे बनाते हैं? हु की जगह लिखना होता है बाय होम प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करेंगे हम, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अभी देखिए ये मैंने सारे आपके फॉर्मूले लिखे हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले हैं सारे। एक्टिव के जो सेंटेंस आते हैं उसको पैसिव में कैसे चेंज करने होते हैं। एक्टिव का सेंटेंस दे रखा है, इसे पैसिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव का सेंटेंस तो फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका आई होगा तो एम यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज और प्लूरल होगा तो आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि मैं टेबल के जरिए हमने समझा अभी। सेम थिंग वो नेगेटिव में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इज एम आर फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और उसी तरह से जब भी सेंटेंस में WHS वाले हु वाले सेंटेंसेस आते हैं उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? हु की जगह आता है बाय होम, फिर आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपकी थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे अक्सर क्या करते हैं WHS सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन में लगाना भूल जाते हैं, जिससे भूलने से क्या होता है सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। लास्ट में क्या आएगा तुम्हारे? क्वेश्चन मार्क आएगा। अंडरस्टूड? अब देखिए सेंटेंस कैसे होते हैं इनसे। देखिए राम देखिए अब मैंने आपके सामने सेंटेंसेस दिए हैं, सारे एक्टिव के सेंटेंसेस हैं ये, इन्हें हमें पैसिव में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा राम टीचर्स मी, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मी, तो आगे क्या आ जाएगा? आई के अकॉर्डिंग एम, फिर आपकी थर्ड फॉर्म टॉट। जैसा कि मैंने बताया नेम का क्या होता है? बाय नेम। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम टॉट बाय राम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव वाला, ये कैसे बनेगा? ही इज नॉट कॉल्ड बाय हर। और लास्ट सेंटेंस में देखिए डू यू लव मी का होगा यहाँ पे, फर्स्ट में आ जाएगा एम, फिर ऑब्जेक्ट मी का आगे आई आया, फिर लव्ड थर्ड फॉर्म इसकी बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस देखिए हु प्लेस क्रिकेट का पैसिव बनेगा, हु की जगह आएगा बाय होम, फिर आएगा क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज आया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है
क्रिकेट, बाय होम इज़ क्रिकेट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी ये जैसे कि हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए हैं, सारे सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव का था, सेकंड नेगेटिव का, थर्ड इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और लास्ट में डब्ल्यू का मैंने आपको हु के सेंटेंस समझाया कि हु की जगह हमेशा बाय होम का यूज होता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट को इजेमल यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपकी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे सिंपल प्रेजेंट के सारे सेंटेंस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार हम कैसे भी निकाल सकते हैं। औसत परमाणु भार निकालने के लिए हमको जितने भी प्रकृति में समस्थानिक हैं उनकी परसेंटेज को उनके अणुभार से मल्टीप्लाई करके कुल में कितने का 100 का भाग दे दो, जितने भी आपके, तो परमाणु भार का हम भाग दे देते हैं, तो क्या निकल जाता है आपके औसत परमाणु भार। तो आपको इम्पोर्टेंट कुछ तत्वों के औसत परमाणु भार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको परमाणु भार याद होंगे तो ही आप किसी भी तत्व का अणु भार निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। पूरी मैं एक सारणी टेबल बना रही हूँ जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं। तत्व यानी एलिमेंट, प्रतीक यानी उसका साइन, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट आपके जनरली यूज आएंगे उनके बता रही हूँ। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, फिर हैं औसत परमाणु भार। और आपको ये याद रखना है, कोई भी तत्व है जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, तत्व है एल्यूमिनियम, प्रतीक क्या हो जाएगा एल, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 13। इसका जो सही द्रव्यमान होता है वो होता है 26.98, लेकिन औसत जो होता है वो कितना होता है 27। ये आपको मैं थोड़े बहुत याद करवा रही हूँ। नाइट्रोजन जो आपके जनरल काम आएंगे, एन, परमाणु क्रमांक 7, जो इसका सही द्रव्यमान होता है 14.00 से, और इसका कितना होता है 14। ऑक्सीजन जो जनरल आपके काम आएंगे, ऑक्सीजन 8, कितना हो जाएगा औसत परमाणु क्रमांक आपके 16। फॉस्फोरस जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 15, इसका है आपके 31। ये आपको पूरे को ये टेबल याद होएगी तो ही आप किसी भी तत्व के अणु भार को निकाल सकते हैं, मोलर मास को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19, औसत परमाणु भार इसका क्या हो जाएगा 39। सिल्वर Ag 47 परमाणु क्रमांक,
वैसे होता है, सही द्रव्यमान होता है 107.87, लेकिन उसका औसत कितना करते हैं अपन 8। सोडियम Na1123, मैग्नीशियम Mg1224, एल्यूमिनियम 1327 औसत परमाणु भार। नाइट्रोजन लगभग दुगना होता है, थोड़ा सा आइडिया लगाना, लेकिन दुगना कहाँ नहीं होता है, जहाँ पर अगर उनके कोई समस्थानिक पाए जाते हैं तो उनका क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम का 13 होना चाहिए 26, लेकिन 26 ने होकर क्या होता है 27, लगभग दुगना होता है। 7, 14, 8, 16, 15, 31, पोटेशियम का 19, 39, सिल्वर का 47, 108, सोडियम का 11, 23, मैग्नीशियम का 12, 24, ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 12, क्लोरीन Cl, इसका होता है 17, 34.5, कैल्शियम, क्योंकि आपको ये टेबल लर्न होगी तो ही आप किसी भी तत्व का क्या ना, एटॉमिक वेट कितना 20, 40, कॉपर Cu, कॉपर का कितना होता है 29 एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट होता है 63.5। कॉपर के बाद आपको बहुत सारे हैं, जैसे आयोडीन, आई, जो इसका नंबर है वो कितना है 53 परमाणु क्रमांक, और ये कितना होता है 100, इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना है 127। आयरन Fe कितना होता है 26, लेकिन इसका कितना होता है 26 होता है कितना है 56, ये ध्यान रखना आपको। फिर है मरकरी Hg, परमाणु क्रमांक 80, और इसका होता है 201। कार्बन का 6, 12, क्लोरीन का 17, 35.5, कैल्शियम का 20, 40, कॉपर का 29, 63.5। ध्यान रखना आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53, 127, आयरन का Fe 26 और 56 होता है, उसका एटॉमिक वेट। मरकरी का 80 और 201। ये आपके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ब्रोमियम जैसे जो जनरल आपके काम आएंगे। ब्रोमीन, Br, जो ब्रोमीन होता है वो Br 35, 80। तो ये आप इजीली आप निकाल सकते हो, किसी भी तत्व का आप एटॉमिक वेट अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, परमाणु भार ज्ञात हो तो आप अणुभार निकाल सकते हो। तो हर बच्चे को ये टेबल याद होनी चाहिए। सल्फ़र जो इम्पोर्टेंट है, सल्फ़र को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कितना होता है 16 और यहाँ होता है 32। ये पूरी टेबल आप लर्न कर लीजिए।
इस टेबल को लर्न करने से आप किसी भी तत्व का आप क्या निकाल सकते हैं, परमाणु भार ज्ञात है तो हम अणु भार निकाल सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अणु भार। अणु भार किसे कहते हैं? तो आपने देखा परमाणु भार हमने पढ़ा। परमाणु भार हम किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अणु भार। अणु, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु, ठीक है ना। तो अणुओं का भार हम कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं। अणु किसे कहते हैं? तत्व में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और ये हमने आवोगाद्रा उससे डाल्टनवाद से पढ़ा था, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी। तो तत्व जब परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। किसी पदार्थ का अणुभार कि उस पदार्थ का एक अणु, अब देखो एक परमाणु और एक अणु, बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का जो किसी भी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। किसी पदार्थ का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो परमाणु भार। और अणुभार, किसी पदार्थ का अणुभार उसका एक अणु कार्बन 12 के एक अणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो क्या कहलाता है? उसका अणुभार। बस परमाणु की जगह आपको क्या लेना है? अणु। अब हम, और अगर उसको हम किस में रिप्रेजेंट करें, अगर हम उसको ग्राम अणुभार में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में अगर अणुभार लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम अणुभार। तो अच्छे से डेफिनेशन याद हो गई। किसी पदार्थ का अणुभार क्या है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक अणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब हम किसी भी तत्व का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मेथेन, ये अणु है। अणु दो या दो किसी भी अधिक परमाणु से मिलने से जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक। कौन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो ये देखो, इसका अणुभार निकालना है। अणुभार कैसे निकालते हैं? कार्बन का परमाणु भार कितना है? याद होगा तो फट से बोल दोगे 12। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4। और उसका अणुभार कितना है? 1। 1.008 होता है। लेकिन औसत परमाणु भार कार्बन के भी कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो कार्बन का परमाणु भार भी हम कितना गिनते हैं? 1। तो कितना हो गया? 12 + 4 = 16। अगर आपके आ जाए मेथेन का परमाणु भार ज्ञात कीजिए तो कितना होगा? 16। H2O का H2O का निकालना तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना? 2। हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2। अणुभार कितना? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। 2 + 16 यानी 18। 2 + 16 = 18। यानी मैंने आपको बताया था किसी भी तत्व का हम क्या निकाल सकते हैं? अब परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का निकालिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखिए आप, C6H12O6 का अणुभार ज्ञात कीजिए। CO2 का अणुभार ज्ञात कीजिए। किसी का भी आ जाए। SOH2S का अणुभार ज्ञात कीजिए। NaCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपके। कार्बन कितने परमाणु? 6, जितने हो ले लो।
कार्बन के परमाणु भार कितना 12 प्लस हाइड्रोजन के परमाणु कितने 12, उसको उसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन के परमाणु कितने 6, उसके परमाणु ऑक्सीजन के उसको उसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा प्लस 12 और 96, इसको आप मल्टीप्लाई कर जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा 180। इसको जो यूनिवर्सल यूनिट है वो इसको किससे U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब CO2 का निकालना है। कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन के कितने 2, तो ऑक्सीजन का 2 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करो 16 से, 12 44। H2S का निकालना है। हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस सल्फर का कितना 32, कितना हो जाएगा 2 + 32 यानी 34। NaCl का निकालना है। Na का कितना बताया मैंने 23, तो आपको टेबल याद होगी तो आप इजीली निकाल सकते हो, और 35.5 तो कितना हो जाएगा 58.5। तो हम किसी भी तत्व का अगर हमको परमाणु भार पता है तो हम उसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके अणुभार ज्ञात करने के लिए आप टेबल लर्न कीजिए और पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप हल कीजिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब थोड़े से और इनके एग्जाम्पल्स, और फिर हम आगे तुल्यांकी भार डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया था एयर जेट वाला, कि कोई एक एयर जेट है जो 500 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है वगैरह, न्यूमेरिकल किया था। तो क्या किया था उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, उसका आंसर भी हमने निकाल दिया था कि जो उसका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो निकलता है एयर जेट का, यानी जो स्मोक पीछे से जो निकलता है उसकी स्पीड क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है। तो जो हमने वैल्यू निकाली थी वो थी 1000 किलोमीटर/आवर, यानी -1000 किलोमीटर/आवर की जो था वो हमारा आंसर निकला था। ठीक है, तो उसको हम देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, या हम जिसको कह सकते हैं वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, जिसको हमने देखा था कि जैसे कि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी जो वेलोसिटी ए की है किसके रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होती है वही हमारी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने लिखा था जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए या स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और यही हमारी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हमको क्या समझना है कि जैसे कि कोई ये अर्थ की सरफेस है, अब अर्थ की सरफेस से ये एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पर मूव कर रही है, और वो मूव कर रही है हमने मान लिया 20 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 20 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से। अगर अर्थ की सरफेस पर ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी। तो हमको अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ये कोई बॉडी है जिसका कोई नाम है, जैसे कि ए नाम है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वी ए जी किया हमने। तो हमको क्या पूछा गया, किसी ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो अर्थ की ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है, इसके रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो ए की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम निकाल लेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, तो वी ए माइनस वी जी,
क्या करेंगे हम, वी ए माइनस वी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, वी ए माइनस वी जी। अब देखो वी ए किसकी वेलोसिटी है, तो ये जो बॉडी इस ग्राउंड पर जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है वी ए, और वी ए की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमने पुट कर दिया 20, कितना पुट कर दिया 20। अब वी जी की क्या, वी जी किसकी वेलोसिटी है, तो वी जी इस ग्राउंड की वेलोसिटी है। अब हमने देखा कि ये बस या हमारा कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, क्या ये ग्राउंड चल रहा है क्या, तो ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, तो सराउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड को हम क्या है, रेस्ट है, क्योंकि ग्राउंड ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से जैसे कि मैंने चलना स्टार्ट किया तो ये वाली जो ग्राउंड की सरफेस है ये भी मेरे साथ चलना स्टार्ट करके नहीं करेगी, वो तो वहीं पर रहेगी। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो भी ग्राउंड की सरफेस, तो ये वाला जो ग्राउंड है वो तो यहीं पर रहने वाला है। तो ग्राउंड का क्या होता है, एट रेस्ट होता है, और एट रेस्ट में उसकी स्पीड कितनी होती है, 0, कितनी होती है 0। तो वी ए जी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 माइनस 0 कितना आ गया, 20, कितना आ गया 20। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव स्पीड है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमने देखा कि इसी ग्राउंड पर दो एक साथ बसें निकली, जैसे कि ये एक बस है जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक ये बस है, दोनों बस साथ साथ में निकली, एक ही टाइम पर निकली, जब टाइम की वैल्यू कितनी थी 0 मान ली हमने, तब एक साथ निकली। जब 1 घंटा हुआ और ये वाली जो बस है वो कहाँ पर है, तो ये यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था। जब 1 घंटा बीतने के बाद हमने देखा, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ ये हमारी कौन सी है, मीन पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से ये इस दोनों बस ने एक साथ मोशन स्टार्ट किया, दोनों बस एक साथ स्टार्ट हुई चलना। अब ये बस कहाँ पर है, तो ए पोजीशन पर है, और जो दूसरी बस है वो कहाँ पर है, बी पोजीशन पर है। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, तो इस बस ने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, 60, और इस बस ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कवर किया था 40, यानी 1 घंटे में ये वाली जो बस है वो कितना कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 40 किलोमीटर, और जो पहली बस थी उसने कितना कवर कर लिया, 60 किलोमीटर, कितना कवर कर लिया, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में इसने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, और इसने 1 घंटे में कितना कवर किया, 40 किलोमीटर किया। तो अब आपको बताना है, इसकी स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है, और कौन सी स्पीड आपको बतानी है, रिलेटिव स्पीड बतानी है। किसकी बतानी है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, यानी b की वेलोसिटी बतानी है, a के रेस्पेक्ट में आपको बतानी है। तो b अगर इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया और इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में इसने 40 किलोमीटर कवर किया और इसने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किया। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अब हमको निकालना है इसकी स्पीड, किसकी, बी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। वैसे तो हमको पता है इसकी जो स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, जैसे अभी हमने पहले निकाला। इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको लिखेंगे v, यानी वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a को हम लिखेंगे v b g माइनस v a g। क्या करेंगे, v b g माइनस v a g। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 60, कितनी है, 60। अब वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 40 किलोमीटर, तो माइनस 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 माइनस 40 किया तो v b a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ उसको ध्यान से समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ बी यानी बी की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है बी की वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ क्योंकि दोनों की ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से मीन पोजीशन से दोनों ने साथ साथ में चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 घंटे बाद देखा तो जैसे यहाँ पर तो दोनों पास पास बसें खड़ी थी, अब दोनों ने चलना स्टार्ट किया, एक 60 किलोमीटर पर आवर की जा रही है और एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। 1 घंटे बाद इस वाली बस में कोई ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा तो ये जो बस थी वो कितनी दूर थी, तो वो 20 किलोमीटर पीछे थी। कहाँ पर थी, 20 किलोमीटर पीछे थी, यानी ये 20 किलोमीटर कैसी थी आगे, क्योंकि इसने 1 घंटे में कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, तो इसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर दिया। क्यों ज़्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो इस वाली बस से कितनी ज़्यादा थी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 2 बसें जा रही है, एक 60 से जा रही है, एक 40 से जा रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, 1 घंटे बाद हमने देखा कि दोनों साथ साथ खड़ी थी, ये एक खड़ी थी, ये दूसरी खड़ी थी, एक ये जा रही है 60 किलोमीटर से और ये जा रही है 40 किलोमीटर से, इधर जा रही है, दोनों बसें इधर ट्रैवल कर रही है। अब 1 घंटे बाद हमने देखा तो ये बस और ये बस यहाँ पर, और ये फर्स्ट जो बस थी जो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी वो यहाँ पर थी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस था वो कितना था 20 किलोमीटर, यानी ये वाली बस इस वाली बस से 20 किलोमीटर कैसी थी आगे थी, और ये वाली बस इस वाली बस से 20 किलोमीटर पीछे थी। अब 1 घंटे बाद और देखा हमने, तो 1 घंटे बाद और देखा हमने तो ये वाली बस यहाँ पर आ गई और ये वाली बस यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंस, सॉरी जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में हमने देखा कि जो डिस्टेंस का डिफरेंस आया दोनों के बीच में वो कितना आया 20 किलोमीटर। तो 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि 1 घंटा बीत गया, फिर सेकंड घंटा, यानी सेकंड आवर में जो इन दोनों के बीच में जो टाइम का जो डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, अभी हमने थोड़ा और देख लिया। तो नेक्स्ट और 1 घंटे के बाद देखेंगे कि जैसे 3 घंटे बाद देखा तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, यानी हर घंटे में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ता जा रहा है, 20 बढ़ता जा रहा है। तो ये जो होती है हमारी क्या होती है रिलेटिव स्पीड होती है। तो जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल किया था एयर जेट वाला, कि हमारा एक एयर जेट है, ठीक है, जो कितनी स्पीड से जा रहा है, कि जैसे कि ये कोई हमारा एयर जेट है, ये एयर जेट है हमारा, ठीक है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितने जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये क्या है हमारा एयर जेट है, ठीक है, एयर जेट है। अब इससे जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन निकल रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का मतलब जो इसके पीछे धुआं निकल रहा है, यानी स्मोक जो निकल रहा है, स्मोक, ठीक है। अब ये जो स्मोक है, अब ये तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और फिजिक्स में ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है उसको हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन। तो राइट में अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन करेंगे तो राइट वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं नेगेटिव। अब जो एयर जेट है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पर कोई एक पैसेंजर बैठा है, यहाँ पर कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो कि इसकी स्मोक को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस एयर जेट के रेस्पेक्ट में, इस एयर वर्ड को ध्यान से सुनना, इस एयर जेट के रेस्पेक्ट में ये जो स्मोक जो पीछे की तरफ निकल रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की, ये वाली डायरेक्शन है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके रेस्पेक्ट में, यानी इस एयर जेट के रेस्पेक्ट में, या एयर जेट के अंदर ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में ये जो स्मोक है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1500 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, माइनस है, क्योंकि हमने कैसी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, माइनस बोलते हैं।
अब आपको ध्यान से समझना है। तो जैसे कि हमारे अंदर इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी क्या क्या गिवन थी, तो हमको क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि ग्राउंड यानी ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस पर एक आदमी खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यानी इस ऑब्जर्वर को ये जो स्मोक निकल रहा है यानी प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो निकल रहा है पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड यानी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमको यानी वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ जेट हमको दे रखी है। तो स्पीड ऑफ जेट कितनी दे रखी है हमको 500 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखी है 500 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कौन सी है, राइट डायरेक्शन है, यानी ये कौन सी होगी, पॉजिटिव। अब दूसरा हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि स्मोक की जो स्पीड है, स्मोक की जो स्पीड है वो विद रेस्पेक्ट टू एयर जेट कितनी दे रखी है, तो विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू एयर जेट कितनी दे रखी है 1500 किलोमीटर पर आवर। 1500 किलोमीटर पर आवर और इसकी डायरेक्शन कैसी अपोजिट है तो माइनस ले लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और एक आदमी खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में स्मोक की वेलोसिटी हमको निकालना है। और ये जो स्मोक की वेलोसिटी हमको दे रखी है वो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है हमको, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दे रखी है जो कि जेट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, हमको निकालनी स्पीड जो कि ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सी कंडीशन में है, तो वो स्टेशनरी है यानी रेस्ट कंडीशन में। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो जेट के साथ मूव कर रहा है, जेट के साथ मूव कर रहा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, तो v यानी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू जेट को हम लिख सकते हैं v s विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v j विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब जेट की जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 500। ठीक है, माइनस का माइनस एज इट इज। ठीक है, ये माइनस। अब ये जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमको निकालनी है। यानी ये जो स्मोक है इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पर यानी ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये जो स्मोक है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हमको नहीं पता, हमको निकालनी है। तो VSG को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू जेट, यानी जेट इधर जा रहा है 500 किलोमीटर से और ये स्मोक इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है वो हमको निकालना है। तो ये जो वेलोसिटी हमको दे रखी है -1500 किलोमीटर पर आवर। अब ये VSG हमको निकालना है, तो VSG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1500 प्लस का 500, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी माइनस का 1000। कितनी आ जाएगी, माइनस की 1000। यानी VSG की जो वैल्यू अगर लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व किया था उसमें जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1000 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, इसलिए साइन कैसा आया नेगेटिव। यानी ये ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखे तो ये जो स्मोक है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कौन सा आया, माइनस का साइन आया। साइन कौन सा आया, माइनस का। अब इसकी जो स्पीड है जो स्मोक की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पर आवर। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमने देखा था कि एयर जेट के रेस्पेक्ट में देखा था, तो एयर जेट के अंदर जो आदमी बैठा था उसके रेस्पेक्ट में जो स्मोक है उसकी जो वेलोसिटी है वो 1500 थी और ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है स्मोक की वो कितनी है 1000 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके अंदर क्या हो गया कि जब हमने ऑब्जर्वर कहाँ पर बिठाया था, जेट के अंदर बिठाया था, तो वो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा था, वो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा था और उस ऑब्जर्वर की जो डायरेक्शन थी मूव करने की वो अपोजिट डायरेक्शन थी। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में था, तो स्मोक की अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो स्मोक जो मूव कर रहा था वो इस ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा ये 500 से इधर जा रहा है, ये 1000 से इधर जा रहा है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर ये जा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये क्या देखेगा कि ये जो स्मोक पीछे निकल रहा है वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, तो 1000 प्लस 500, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 500 है, तो 500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जेक्ट जो जेट के अंदर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी थी -1500 किलोमीटर पर आवर और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में इस एयर जेट की जो स्मोक निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 1000 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने साइन कौन सा लिया, माइनस का साइन लिया। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें हमने देख ली है। आई होप
आप समझ चुके होंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, तो मेरा यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है यहाँ पर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरी जो वेलोसिटी है वो मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि ग्राउंड जो है वो कैसा स्टेशनरी है, वो चलता नहीं है। अपन वैसे तो मानते हैं कि सारी चीजें कैसी होती है, अंडर मोशन की कंडीशन में होती है, मोशन की कंडीशन में होती है, पर हमने सराउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड को क्या माना, एट रेस्ट माना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मेरी जो वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे मूव कर रहा है तो ग्राउंड की वेलोसिटी हम कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं, क्योंकि ग्राउंड एट रेस्ट है। तो वो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है और उसके रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी होती है, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकलती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और जो किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकलती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा टॉपिक फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, या जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था, सेल ऑर्गेनल चैप्टर हमारा जो चल रहा था, उसी में हमने प्लास्टिड मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था। और आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो प्लास्टिड की जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। कितने टाइप्स का होता है, जैसे लिकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, उसके बारे में हमने देख लिया था। क्योंकि आज तक आपको जितना भी पता है कि जैसे प्लास्टिड क्या होता है, आपको जनरली पूछा जाता है, आप कहोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और आप एक नाम ले लेते हो क्लोरोप्लास्ट। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप यूँ समझते हो जैसे क्लोरोप्लास्ट ही एक प्लास्टिड है। वास्तव में प्लास्टिड है, लेकिन प्लास्टिड क्या मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, एक लिकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे हमने देखा लिकोप्लास्ट जो होता है वो भी एक प्लास्टिड है, लेकिन उसका फंक्शन क्या होता है, वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। और क्रोमोप्लास्ट में हमने क्या देखा था कि उसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, और अदर फंक्शन भी होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये हमने उसके बारे में देख लिया था। और फिर हमने उसके टाइप्स भी डिवाइड किए थे। जैसे लिकोप्लास्ट के बारे में देखा था हमने, एमाइलोप्लास्ट मैंने आपको बताया था अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट है एमाइलोप्लास्ट, इसके बाद प्रोटीन है तो प्रोटियोप्लास्ट, इसके बाद आपके फैट है तो फैट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, मैंने आपको उसके बारे में डिटेल आपको बता दिया था। इसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट देखा था। क्रोमोप्लास्ट के भी टाइप देख लिए थे कि अकॉर्डिंग टू पिगमेंट कितने टाइप के होते, 3 टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। तो आज जो हम देखने वाले, जैसे अदर पिगमेंट की बात की थी, आपको वो याद रखना, क्योंकि अदर पिगमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तब आपसे पूछा जाता है, क्योंकि डिफिकल्टी वहीं पे आती है। क्योंकि ग्रीन पिगमेंट के बारे में देख लिया हमने, इसके बाद ब्राउन पिगमेंट के बारे में देख लिया, और रेड पिगमेंट के बारे में भी देख लिया। लेकिन जो आपके टोमेटो है जैसे, तो उसमें रेड पिगमेंट होता है, और आप उसको फाइकोएरिथ्रिन कराओ तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइकोपिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद कैप्सेंथीन देखा था हमने, रेड पेपर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी रेड ही है, लेकिन उसमें पिगमेंट कौन सा होता है, कैप्सेंथीन होता है। तो आपको वो ध्यान रखना जरूरी होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो है स्ट्रक्चर, यानी प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम एज होता है। स्टोरेज की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। क्रोमोप्लास्ट वगैरह जो देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन माइनर से डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का ही पढ़ेंगे, तो सेम एज अदर जो भी आपके क्रोमोप्लास्ट है उनके सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। इसलिए वहाँ पे कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए कि हमने क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ा, अदर के स्ट्रक्चर अलग होंगे, सेम एज स्ट्रक्चर ही होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड भी कह सकते हो या इसको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखें या फिर क्रोमोप्लास्ट को, बात एक ही रहेगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें उससे पहले स्ट्रक्चर दिया किसने था, तो स्ट्रक्चर गिवन बाय या डिस्कवर्ड बाय, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय। तो डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनॉक। आपने नाम भी सुना होगा, एंटन वॉन लीवेनॉक, पहले हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। एंटन वॉन लीवेनहॉक, एंटन वॉन लीवेनहॉक करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था। यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसने दिया था, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। कहाँ पे डिस्कवर किया था, और प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स,
प्लांट सेल्स की सब में प्रेजेंट होता है ये। और हमने बताया भी था जैसे एक्सेप्शन में जैसे भाई अदर है तो जैसे प्रोटिस्ट है, यूग्लिना के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था। और अगर कुछ एग्जांपल और देखने हो तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, यानी जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट टर्म किसने दी थी? तो टर्म गिवन बाय, ये भी याद रखना आपको, टर्म गिवन बाय शिम्पर। शिम्पर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको टर्म दी थी, यानी क्लोरोप्लास्ट किसने कहा था इसको? तो शिम्पर करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको क्लोरोप्लास्ट कहा था। और डिस्कवर किसने किया था? एंटन वॉन ल्यूवेन्क ने किया था। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो हमने देख लिया क्रोमोप्लास्ट के अंदर कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ऑल प्लांट्स। इसके बाद सम प्रोटिस्ट है जैसे यूग्लिना है, साइनोबैक्टीरिया, तो ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको याद रखना। वहाँ पे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा, वहाँ पे डिस्कस इसके बारे में कर लिया। अब नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक बात ध्यान रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। वैसे वैसे आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी फोटोसिंथेसिस की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग या फिर सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्लोरोप्लास्ट के नंबर होते हैं। यानी अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो 1 क्लोरोप्लास्ट, सबसे लोवेस्ट की बात करें तो 1 इन पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ऐसा कौन सा होता है? जैसे एग्जाम्पल आपको याद रखने, ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 1 इन पर सेल होता है। क्या होता है? 1 इन पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा ऐसे। तो जैसे होता है एग्जांपल आपके क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इसके बाद है आपके यूलोथ्रिक्स। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल कितना होता है? 1, मतलब एक सेल के अंदर एक, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जो होते हैं उनके अंदर एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपके 1 to 16 पर सेल, या 1 to 16 पर सेल, आपको समझ में आ जाएगा वैसे, या फिर सीधे लिख देता हूँ 1 to 16 पर सेल, मतलब 1 से 16, यानी 1 to 16 पर सेल। एक ही सेल के अंदर कितने होते हैं? 1 से 16 या 1 to 16 एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कौन सा होता है? एग्जांपल आपके स्पाइरोगायरा, ये आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा स्पाइरोगायरा के बारे में। फिलामेंटस होता है इसकी बॉडी, स्पाइरोगायरा। तो जो स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 1 to 16 पर सेल। इसके बाद आता है आपके थर्ड एग्जांपल 20 to 40 पर सेल, 20 to 40 पर सेल, मतलब एक ही सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? 20 से 40, 20 to 40। सिंगल सेल की बात कर रहे हो उसके अंदर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है भले वो हायर ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन उसके अंदर एक जो सिंगल सेल रहेगी उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट रहेंगे? 20 to 40 पर सेल। तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपके हायर प्लांट्स। जो जितने भी आपके हायर प्लांट्स है जो आप बाहर देखते हो एनवायरमेंट में, उन सब हायर प्लांट्स के अंदर एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते थे इन हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर कितने होते हैं? ये 20 to 40 पर सेल, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है 500 पर सेल, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, 500 पर सेल। एक तो ये हो गया और एक 1 वाला हो गया। 1 यानी मिनिमम हो गया और मैक्सिमम में बात करें अपन तो 500 पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 500। तो वो एग्जांपल आपको याद रखना, और वो एग्जांपल होता है आपके कारा। किसका एग्जांपल होता है? कारा का। और कारा में भी कहाँ पे होते हैं? अगर आपको इतना डीपली पूछ लिया जाए तो इन आपके, वैसे डीपली इतना ज़्यादा जाते नहीं है, लेकिन आप जैसे नीट वगैरह देते हो तो उसमें आ जाता है कि जैसे कारा है उसमें 500 पर सेल्स, यानी एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 500 होते हैं। और एग्जाम्पल हो गया कारा, ये तो आप जानते हो। लेकिन कारा में भी कौन सी सेल्स के अंदर होते हैं? इन इंटरनोडल सेल्स, इन इंटरनोडल सेल्स। जो आपकी कारा में जो इंटरनल सेल्स होती है उनके अंदर ही 500 पर सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर कितने होते हैं? 500 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप कैसे करोगे? तो इन पर सेल, इन पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर इन पर सेल हो जाएगा आपके।
नंबर इन पर सेल। तो 1 इन पर सेल किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। आपको एग्जांपल याद रखना है, फिर अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इनका शेप कैसा होता है? डिफरेंट शेप्स होता है क्लोरोप्लास्ट का हर सेल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जैसा होता है सेल का, उसी के अकॉर्डिंग वो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर एडजस्ट होता है। तो 1 इन पर सेल तो क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। 1 to 16 इन पर सेल तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके स्पायरोगायरा। इसके बाद 20 to 40 पर सेल तो एग्जाम्पल हो जाएगा इन हायर प्लांट्स। इसके बाद आपके 500 पर सेल, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है? 500 पर सेल तो आपके एग्जाम्पल हो जाएगा कारा। और कारा में भी किस सेल के अंदर होता है यूँ पूछा जाता है आपको? इंटरनोडल सेल्स के अंदर होते हैं 500 इन पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और मिनिमम याद रखना आपके हो जाएगा 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं शेप्स के बारे में। इसके बाद आ जाएगा आपके शेप्स, यानी इनके शेप्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कुछ शेप्स है सॉरी उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यानी शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट टाइप्स के इनके शेप्स होते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, फर्स्ट शेप है आपका कप शेप, यानी कप, और इसको दूसरा भी कह सकते हैं हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। अब ये ऐसे शेप का किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले एग्जांपल याद रखना आपको। तो एग्जांपल हो जाएगा आपके क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके अंदर जो शेप होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, वो कैसा होता है? या तो कप शेप कह सकते हो इसको, या हॉर्स शू शेप कह सकते हो। दोनों मतलब शेप या तो कप जैसा भी दिखता है या फिर हॉर्स शू शेप की बात भी कर सकते हो। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसके अंदर ये ऐसा दिखता है। अगर आपने क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखा हो तो वो कैसा होता है? जो आपके वाटर ड्रॉप होता है वैसा स्ट्रक्चर किसका होता है? क्लेमाइडोमोनास का होता है। वाटर ड्रॉप आपने देखी होगी, सिंगल वाटर ड्रॉप, वैसा स्ट्रक्चर होता है किसका? क्लेमाइडोमोनास का। जैसे मैं बता दूं आपको वाटर ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक सिंगल सेल होगी आपके क्लेमाइडोमोनास की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है क्लेमाइडोमोनास। और उसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला के बारे में भी देखेंगे अपन, सीलिया और फ्लैजिला जो सेल ऑर्गेनल में आएगा। तो ये जो फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कप या हॉर्स शू शेप होता है। तो वो कैसे प्रेजेंट होता है इसके अंदर? कुछ इस तरह सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ये हो गया आपके, और ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपके क्लेमाइडोमोनास हो गया, और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? मतलब क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे हॉर्स शू शेप भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा हॉर्स के नीचे जो शू होता है उसका, मतलब जो लोहे का बनाया जाता है जिसके नीचे, मतलब आपके हॉर्स के नीचे लगाया जाता है, उस टाइप का होता है। ये हॉर्स शू शेप भी कह सकते हैं इसको, या कप शेप भी कह सकते हैं। और ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट किसका? क्लेमाइडोमोनास का। ये एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास का। इसके बाद आ जाता है आपके सेकंड गर्डल शेप। गर्डल शेप। अब गर्डल शेप किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो एग्जांपल याद रखना आपको। गर्डल शेप आपके हो जाएगा यूलोथ्रिक्स के अंदर। यूलोथ्रिक्स जो हमने पढ़ा था, इसलिए ध्यान रखना यूलोथ्रिक्स इसी के अंदर ऐड ना कर दो, क्योंकि 1 पर सेल तो होता है, लेकिन यूलोथ्रिक्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप अलग होता है, और आपके जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके अंदर भी शेप डिफरेंट होता है। तो गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और गर्डल शेप होता कैसे? सबसे पहली बात, यूलोथ्रिक्स जो होता है वो कैसे होता है? तो यूलोथ्रिक्स जो होता है, जैसे यूँ समझ लीजिए कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक सबस्ट्रेटम जो होता है, यानी होल्ड फास्ट जिसको हम कहते हैं। सबस्ट्रेटम यानी जैसे यूँ समझ लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, जो कैसा होता है? जिसको हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं। होल्ड फास्ट का मतलब होता है जो इसको चिपकाए रखता है उस सरफेस से। मतलब यूलोथ्रिक्स जो होगा वो इसके ऊपर, ये इसका बेस होगा और इसके ऊपर यूलोथ्रिक्स प्रेजेंट होगा, मतलब पर सेल इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। और ये यूलोथ्रिक्स है, इसकी एक सिंगल सेल होगी, फिर बाद में दूसरा यूलोथ्रिक्स यहाँ पे आ गया, ये दूसरी सेल होगी, और ये तीसरा आ गया। यूँ समझ लीजिए ये हो जाएगा आपका यूलोथ्रिक्स। तो ये क्या है? यूलोथ्रिक्स है। और जो आपका ये जो होल्ड फास्ट होता है, जो इसको क्या करता है? यहाँ पे इस सरफेस से अटैच रखने का काम करता है, यानी होल्ड फास्ट जो इसको क्या करता है? इस सरफेस से अटैच होने की, मतलब अटैच रहने का काम करता है, इसको कहते हैं हम होल्ड फास्ट। और जो होल्ड फास्ट होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये पीएमटी में भी क्वेश्चन आ जाता है आपके नीट वगैरह में। तो होल्ड फास्ट जो होता है वो क्या होता है? विदाउट क्लोरोप्लास्ट। विदाउट
क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, विदाउट क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन, होल्ड फास्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, विदाउट क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये हो जाएगा आपके यूलोथ्रिक्स, मतलब ये सिंगल सेल है। 1 2 3 अपन ने जो बनाई है, तो ये जो सिंगल सेल लेंगे अपन वो क्या है, यूलोथ्रिक्स ही है। ऊपर वाली भी यूलोथ्रिक्स है, पर ये क्या होता है, आपस में अटैच होती है। तो यूलोथ्रिक्स की अगर अपन बात करें सिंगल सेल की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर जो हमने लिखा है गर्डल शेप, अब ये गर्डल शेप कैसा होगा, तो ये सिंगल सेल होगी और ये गर्डल शेप कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। आपकी जो गर्डल शेप होगा वो कैसा होगा, जैसे ये, और फिर बाद में यहाँ से यूँ रहेगा, वैसा बना हुआ रहता है, यानी ये गर्डल शेप होता है। इसके बाद आ जाएगा आपके तीसरा रिबन शेप। थर्ड जो होगा वो होगा आपका रिबन शेप। अब ये जो रिबन शेप होता है उसमें एग्जांपल आपको याद रखना है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा जो होता है उसके अंदर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप रिबन शेप होता है। और वो कैसा होगा, जैसे यूँ समझ लीजिए ये आपका स्पायरोगायरा, और वो क्या होता है, लॉन्ग फिलामेंटस अरेंजमेंट होता है। जैसे यूँ समझ लीजिए नेक्स्ट सेल होगी, ये भी नेक्स्ट सेल होगी, मतलब ये भी स्पायरोगायरा, ये भी स्पायरोगायरा, ये भी स्पायरोगायरा की सेल है। और इसमें अरेंज कैसे होगा, तो जैसे ये समझ लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये कुछ ऐसा रिबन शेप इसमें क्या होता है, अरेंज होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा रिबन शेप, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हुए जाते हैं। और आपने देखा भी होगा इसमें कितने होते हैं स्पायरोगायरा के अंदर, तो 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आ गया आपके क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, उसका क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे भी ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये रिबन शेप किसके अंदर होता है, ये होता है आपके स्पायरोगायरा के अंदर। और लास्ट आ जाएगा आपके ओवल और डिस्कोइडल। ओवल और डिस्कोइडल शेप। ओवल और डिस्कोइडल शेप जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स, जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होगा वो कैसा होगा, ओवल या डिस्कोइडल होगा। और वो कैसा दिखता है, ओवल और डिस्कोइडल, तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल डिस्कोइडल शेप। आपको ध्यान रखना है, ये जनरली शेप होता है। ये सारे हो गए शेप जो जनरली आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, वो वाले मैंने आपको बता दिए। और बाकी हमने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लिया। क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनॉक। प्लास्टिड की बात नहीं हो रही, ये भी ध्यान रखना। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, अपन इसकी बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन लीवेनॉक ने। टर्म किसने दिया था, शिम्पर ने। प्लास्टिड की बात करेंगे तो हैकल आ जाएगा वहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि प्लास्टिड जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, वो अलग अलग है, स्टोरेज और आपके जो फोटोसिंथेटिक होता है क्रोमोप्लास्ट वगैरह। और ये जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं वो भी आपके अलग हो जाएगा, भले टाइप आपके क्रोमोप्लास्ट का है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन लीवेनॉक ने की थी। इसके बाद जो बचता है आपका वो है इसका स्ट्रक्चर। बाकी हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स का शेप्स होती है इसकी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट मेनली होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 26 पर हमने फिनिश किया था। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप लोग देख ले। एक बोर्ड आपको गिवन है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर, इसको 3 पीसेज में कट करना है। तो यहाँ पर 3 लेंथ्स यहाँ पे आपको गिवन देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो हम कट्स करेंगे देयर वुड बी 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3rd। तो वो थर्ड जो है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन उनकी लेंथ्स क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने ये कह दिया कि बोर्ड का साइज़ 91 सेंटीमीटर। तो अगर ये तीनों पार्ट्स का सम देखा जाए तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, वो लेंथ या तो आपका 91 होना चाहिए या फिर इससे छोटा, इससे बड़ा तो पॉसिबल है नहीं। तो इक्वल टू है, सिंस हम यहाँ पर असमीकाएँ पढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ साइन तो लगाना रहेगा। तो 91 सेंटीमीटर, जब कुछ नहीं दे रखा होता है, आपको बोर्ड का साइज़ गिवन है 91, तो जाहिर सी बात है 91 से ज़्यादा साइज़ का कट तो लगा नहीं सकते। इन तीनों का सम 91 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 91 या तो 91 के बराबर या फिर 91 से कम हो सकता है, क्योंकि बोर्ड का जो साइज़ है वो लिमिटेड है, 91 ही, इससे ज़्यादा लेंथ पॉसिबल नहीं। तो उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पार्ट लेस देन इक्वल टू 91।
अब लेस देन इसलिए लगाई, मे बी पॉसिबल अगर उसका मन करके नहीं मैं फोर्थ पार्ट और कट कर दूं तो इट कुड भी 91 से लेस देन, लेकिन 91 से ज़्यादा कभी भी केस में नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देख, तो पहली कंडीशन तो ये 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, दैट मीन्स तीनों का सम जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 91, कोई भी ग्रेटर देन नहीं करेगा। बोर्ड का साइज 91 है, उससे ज़्यादा वो क्रिएट नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता उसमें, तो या तो 91 या 91 से छोटा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, देन द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। ये जो सेकेंड लेंथ है दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, किससे? लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, किससे? शॉर्टेस्ट से। मान लेते हैं दिस इज आवर शॉर्टेस्ट, ठीक है, उसी शॉर्टेस्ट को हमने x कंसीडर कर लिया, क्योंकि हम जिससे कंपेयर करते हैं उसी को हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो उस शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब सेकेंड शुड बी x + 3। फिर से पढ़ो उस लाइन को, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है, देन द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी वाली से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर सबसे छोटी वाली x है तो सबसे छोटी वाली से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हमारा सेकेंड वाला साइड हुआ। And the third length is to be twice as long as the shortest. Third side जो है, third length जो है, that is a twice as long as the shortest. किसकी twice है ये? shortest की। वहाँ लिखा है as long as shortest. shortest जितनी लंबी है, shortest जो side होगा, shortest जो part है, उसका जो length है उसी का twice होगा थर्ड पार्ट, यानी कि twice of शॉर्टेस्ट, यानी कि ट्वाइस ऑफ x। तो हमारी जो लेंथ्स जो फाइंड हो गई है, लेंथ्स ऑफ ईच पार्ट या फिर लेंथ्स ऑफ ईच पीसेस, यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ्स ऑफ पीसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द लेंथ ऑफ पीसेस आर x + 3 and 2x, दैट्स फाइनल। फिर इसके बाद एक और चीज़ कही गई कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी कि आपको x का कोई रिलेशन निकालना है, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एनीथिंग। x इक्वल टू समथिंग में कुछ लेकर के आना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी, अगर तो थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस यानी कि 2s, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अगर थर्ड पीस इक्वल होता है किसके? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, किससे? सेकेंड वाले से, लॉन्गर देन द सेकेंड, यानी कि ये समझ में आया। लास्ट लाइन को फिर से पढ़ो, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। x का वैल्यू फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट बोर्ड यानी शॉर्टेस्ट पीस का आपको वैल्यू फाइंड करना है। अगर तो द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, अगर हमारा थर्ड पीस जो है वो कम से कम जैसे आ जाता है एटलीस्ट, कम से कम किससे? कम से कम 61, कम से कम 41, कम से कम 91, कम से कम सेकेंड लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, कम से कम। तो जिससे कंपेयर किया जाता है, कम से कम 61, तो कम से कम का साइन लगेगा 61 की तरफ, लेस देन का साइन लगेगा 61 की तरफ, तो वैसे ही लेस देन का साइन लगेगा सेकंड वाले से 5 तो ज़्यादा है ही। तो हमारा जो थर्ड का जो लेंथ है, थर्ड पीस का जो लेंथ है वो कम से कम सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो है ही। तो लेस देन इक्वल टू का साइन इस साइड लगा, यानी कि या तो इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा। ये समझ में आया। इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी, तो जैसे इज़ टू बी आता है वहाँ इक्वल टू लगाते हैं हम, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो सेकेंड प्लस 5 से एटलीस्ट एटलीस्ट इसका वैल्यू सेकेंड प्लस 5 से या तो सेकेंड प्लस 5 तो है ही, कहने का मतलब या फिर इससे ज़्यादा भी है। तो थर्ड का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड का वैल्यू क्या है x + 3 + 5। तो वी हैव वन मोर इक्वेशन जो क्वेश्चन ने बताई। तो अगेन बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड प्लस 5, तो 2x ये सिनेरियो हो गया। तो ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8। दिस इज योर सेकेंड नंबर इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, जहाँ पर कहा था सिंस द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 91 सेंटीमीटर। तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज लेस देन इक्वल टू 91, मतलब x +
x plus 3 plus 2x is less than equal to 91. This is your equation number 1. This is equation number 1. This is equation number 2. दोनों से कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, वहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा x का वैल्यू इसमें क्या बन रहा है. तो लेट्स स्टार्ट इट. ये हो गया इक्वेशन का काम. इक्वेशन बन गई, उसके बाद आधा काम तो हो गया. नाउ लेट्स डू इट. इक्वेशन 1 लेते हैं. x plus 3 plus 2x लेस देन इक्वल टू 91. सॉल्व करो इसको. 1 2 ये कितने हो गया 4x plus 3 लेस देन इक्वल टू 91. 4x 91 minus 3 तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11 minus 3 8 विच इज़ योर 88. 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास आया 4 2 Z तो लेस देन इक्वल टू 21. तो दिस इज वन आंसर इक्वेशन 3. ठीक है, लेस देन इक्वल टू. अब यहाँ इक्वेशन 2 से हम शुरू करेंगे. इक्वेशन 2 हमारी कह रही है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8. इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से x का अपना एक वैल्यू आएगा, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे जो हमारा शॉर्टेस्ट पीस है उसका लेंथ क्या होना चाहिए. तो x को इधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. तो वी हैव द कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट क्या कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे 8 से. तो ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 8 के, और 22 से इक्वल और छोटा होना चाहिए. तो लेस देन इक्वल टू 22. तो आपका x का वैल्यू क्लियर है कि x का वैल्यू शुड भी 8 से बड़ा और 22 से छोटा होना चाहिए. तो इक्वल टू है तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 822. इट कुड बी लाइक दिस. अब ये सारे पॉजिटिव जो आपके रियल नंबर्स है उनके लिए ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटरवल यूज़ किया. तो द आंसर इज योर x बिलोंग्स टू लाइक दिस, या फिर ये आपका आंसर है. ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पीस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस. यहाँ पर लिखना लेंथ ऑफ सबसे छोटे टुकड़े का जो लेंथ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे. इसके बाद आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं एक इक्वेशन आपको दी जाएगी जिसको आप कहते हो इन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटीज यूज है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. अब कैसे करेंगे वो देखते हैं. एक डेमो में आपको आज का दे रही हूँ, उसके बाद के जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, जैसे मैंने पहले ही ले लिया. एग्जाम्पल 9 आपकी बुक का ही है. सॉल्व 3x plus 2y is greater than 6 ग्राफिकली. ओके, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमको करना है. तो बहुत इजी काम है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कोई बड़ा. तो अब इसको करते हैं. यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 6 दे रखा है. दिस इज अ इन इक्वेशन. इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, इन इक्वेशन को नहीं आता. तो अपन लेट्स कंसीडर, सबसे पहले हम इसको, तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ ऑफ 3x plus 2y इक्वल टू 6. तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले. यहाँ पर क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 y की पावर 1, इसका मतलब एक लाइन ही ड्रॉ होने वाली है, स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके. इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहता है, सिंस इनकी पावर 1 रहती है तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ग्राफ पहले भी प्लॉट करे हमने, इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस मिलती है, ऐसा कर्व कभी नहीं होता. तो यहाँ से शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 8x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर जब 0 रखा तो क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6. तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6. तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3. तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, वर्टेक्स आ गया 0 3, एक पॉइंट ये आ गया. ठीक है, एंड 8y इज इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6. तो 3x इक्वल टू 6. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो यहाँ पर जो पॉइंट बन जाएगा वो होगा 0 एंड 2. ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए. सॉरी, यहाँ पर एक्स वाई का सिनेरियो रहता है, वर्टिस लिखने का तरीका होता है एक्स वाई.
शीर्ष लिखने का पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 0। तो अब इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 2 पॉइंट्स क्लियर है 0, 3 एंड 2, 0। तो अब देखते हैं 0, 3 एंड 2, 0 ग्राफ में कैसे शो करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहे तो आपका जो नोटबुक है सिंपल नोटबुक, उसमें भी ये वाले ग्राफ्स आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वही वाले लें, क्योंकि एक ही चैप्टर है ग्राफ वाला आपका। तो बेसिक ही है, कुछ नहीं है, बट इक्वल डिस्टेंस पे इनको रखना। मान लेते ये 5 सेंटीमीटर पर रखा है तो बाकी सारे भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही एक एक खाने होने चाहिए। तो फर्स्ट इज 0, 3, 1, 2, 3, ठीक है। आगे भी है 4। तो फर्स्ट इज 0, 3। तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 पर 3, फिर यहाँ पर 2, 0, 2 पर 0, आगे हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे तो दिस इज द लाइन ऑफ, जो आपका लाइन था, क्या था लाइन, 3x + 2y + 2y = 6 का। अब हमको चाहिए लेस देन 6, यानी 6 से छोटा। तो जब भी लेस देन आता है तो हमारा जो भी लाइन ड्रॉ होगा उसका डायरेक्शन रहेगा टूवर्ड 0, 0 की तरफ। अगर लेस देन है तो इसका मतलब 0 की ओर उसका डायरेक्शन रहेगा, और ग्रेटर देन है तो 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से परे कह सकते हैं, ठीक है, 0 से दूर। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो दिस इज द सिनेरियो, इस तरीके से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो हमने लिखा, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस तो यहाँ पर निकाल दिए, क्वेश्चन यही बनता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम उसमें चेक करते हैं 3x + 2y < 6 में = का लाइन इज़ परफेक्ट। यहाँ पर जैसे लेस देन आ जाता है तो इसको 0, 0 पे चेक करो। जब x भी 0 है y भी 0, तो जब अपन रखते हैं तो हमारे पास आता है ये भी 0, ये भी 0, तो 0 इज़ लेस देन 6। तो ये तो सरासर गलत है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन गिवन रीजन में पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर एरोज लगा भी नहीं सकते। इसके लिए लाइन को ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं, बट लेस देन 6 तो गिवन रीजन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए, और इसका जो रीजन है कुछ इस तरीके से बनेगा। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा करने का। अगले जो क्वेश्चंस हैं जो 6.2 के हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।